नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। मक्के की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सलाह। लंगड़ी बुखार है पशुओं की एक घातक बीमारी। हमारे राज्य में जिन किसान भाइयों ने खरीफ मक्का की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो आप मक्का की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा से। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम चल रहा है और इसमें मुझे लगता है कि इस किसान भाइयों की जो मक्का की जो फसल है वो अभी 30 दिन की होने जा रही होगी। आप किसान भाइयों थोड़ा हम ध्यान देते हैं कुछ बिंदुओं पे, ताकि हमारी जो मक्का की फसल है वो बहुत अच्छे से हो सके। पहले ध्यान देने योग्य बात है वो ये है खरपतवार। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप सबसे पहले एक बार 30 दिन पर हाथ से आप गुड़ाई जरूर करें, निदाई गुड़ाई। मक्का की फसल में बहुत से खरपतवार उगाते हैं जो फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही ये खरपतवार बहुत से हानिकारक कीट और रोगों को आश्रय देते हैं। इसलिए मक्के की फसल को इन खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। क्या रहता है किसान भाइयों की, जब हम पहली निदाई गुड़ाई यदि हम फसल में कर देते हैं तो उसे जैसे कहते हैं ना बचपन में बच्चों को घी खिलाया, वैसा ही इसका एक आउटपुट आता है कि हमने पहली निदाई गुड़ाई की। ये भी एक तरह से बचपन में फसल को घी पिलाने का काम करती है और हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छे से वानस्पतिक वृद्धि है वो बहुत अच्छे से कर सकती है। जैसे बारिश का मौसम है तो पानी गिर रहा है, नहीं समय मिल पा रहा उस समय कि आप खेत में जाके गुड़ाई करें, क्योंकि क्या है कि गुड़ाई के लिए तो आपका पैर सदना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि आपका पैर नहीं सद रहा है और पानी ज़्यादा है तो थोड़ा सा वातावरण में खुला है वातावरण, पानी नहीं गिर रहा, तो उस समय आप जो बाजार में जो सबसे अच्छा अभी जो शाकनाशी आ रहा है वो है आपका एट्राजिन। एट्राजिन की आप 0.25 kg मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप यदि इसका छिड़काव करते हैं तो आपके सक्रिय पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण आवश्यक रूप से नियंत्रण होंगे। अब बात आती है जल निकास और सिंचाई की। तो किसान भाइयों, खरीफ का मौसम है, बारिश कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी बारिश नहीं आ जाती है, लंबा समय खिंच जाता है, जिससे हमारी जो फसल है वो ड्राई स्पेल के कंडीशन में हो जाती है। तो उसमें हमें हल्की सिंचाई जरूर करना चाहिए। मंजरी के बनते समय हमें पानी का विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि खेत में ज़्यादा बारिश होने के कारण पानी भर जाता है तो उसके लिए जल निकास बहुत आवश्यक होता है और आप इसमें नालियां बनाकर इसका जल निकास जरूर करें, ताकि हमारा जो पौधा है वो गिरे ना और कोई रोग आए ना। अब किसान भाइयों, इसमें आती है उर्वरक की बात। तो उर्वरक के लिए हम क्या करते हैं, जब पहले ही आप जब खेत की तैयारी करते हैं तो जो अंतिम जुताई होती है तो उसमें आप NPK की मात्रा पूरी दे देते हैं, जिसमें से आप जो नाइट्रोजन होता है उसमें से आप 1/3 मात्रा आपको देनी चाहिए होती है और उसमें से जो आपकी बाकी मात्रा है वो आप इसमें से बचा लें। इसमें से आप क्या करें कि जो आपकी मक्का की जो 1/3 मात्रा होती है उसको आप 20 से 25 दिन में आप इसको डाल दें
फिर 1/3 टॉप ड्रेसिंग के रूप में, फिर आप इसको 45 दिन पर डाल दें। फिर आप जो लास्ट वाली है उस समय जब मंजरी बनती है, जब पानी देते हैं, उससे पहले आप इसमें नाइट्रोजन का जो है वो बची हुई मात्रा दे सकते हैं। तना छेदक कीट की पहचान। इस कीट के लार्वा भूरे सफेद रंग के होते हैं, सर काले रंग का और पीठ पर 4 लंबी भूरी धारियां होती हैं। ये कीट पौधों के तने में प्रवेश कर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधे के बीच का भाग मुरझाकर सूखने लगता है। इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार दवा को पौधों की पोंगलियों में डालें। साथ ही क्यूनाल्फास 25% EC 1.50 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, मक्के की फसल में माहू कीट का प्रकोप भी होता है। ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रकोप झुंडों में होता है। कीट प्रकोप की उग्रता में पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। साथ ही ये कीट मधु स्रावित करते हैं, जिसके कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और कमजोर होकर सूखने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इससे भी कीट का प्रकोप कम न हो, तब रासायनिक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। किसान बंधु, पत्तियों के झुलसा रोग से मक्के की फसल को भारी नुकसान होता है। इस रोग का प्रकोप फसल में होने पर पौधे की पत्तियों पर बड़े लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिनेब 80% 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। समय से हम सारी क्रियाएं अगर कर लेते हैं तो हमारा स्थानीय मार्केट में, स्थानीय बाजार में हमारा भुट्टा बहुत जल्दी तैयार होके आ जाता है और हम अपना स्थानीय बाजार में इस भुट्टे को ले जाकर बेच सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का किसान भाई खेती के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन वो इनमें आने वाली बीमारी लंगड़ी बुखार की समस्या के कारण लक्षण और बचाव उपचार की जानकारी के अभाव में सही समय पर उपचार नहीं करा पाते, जिसकी वजह से पशुपालकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए लंगड़ी बुखार की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सालय बीना जिला सागर के सहायक पशु चिकित्सक डॉक्टर HC यादव। मैं आज आपको बरसात के समय में हमारे गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में होने वाली छुआछूत से होने वाली जानलेवा बीमारियों के संबंध में आपको कुछ जानकारी दूंगा। इसमें मुख्य रूप से हमारी बरसात के समय की सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी ब्लैक क्वार्टर, जिसको बीकू, शॉर्ट भाषा में बीकू, एवं हमारी स्थानीय भाषा में एक टंगिया रोग या लंगड़ा बुखार भी बोलते हैं। इस बीमारी में हमारे गौ भैंस वंशी पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भैंस वंशी पशुओं में ये बीमारी कम देखी गई है। गौ भैंस वंशी पशुओं में भी जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बछड़े एवं बछियाँ हैं हमारे, उन बछड़े और बछियों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। किसान भाइयों, वैसे तो यह रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु यह रोग गाय में अधिक पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। पशुपालकों इस बीमारी के लक्षणों के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। इस बीमारी में भी प्रथम स्टेज में बुखार की स्थिति बनती है। 2-3 घंटे बुखार के बाद
पशु लंगड़ाने की स्थिति में आ जाता है। एक पैर, चारों पैरों में से किसी भी एक पैर से लंगड़ाने लगता है। आगे 5-6 घंटे बाद पशु के जिस पैर से लंगड़ाता है उस पैर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। हाथ से अगर हम दबाएं, सूजन 10 घंटे बाद अगर हो गए हैं, पशु को बीमार हुए, अगर हम उस सूजन को अपनी अंगुली से, हाथ से दबाएं तो उसमें चिर्र चिर्र की आवाज़ आने लगती है। पशु के पैर में, पुट्ठे में गैस बनने लगती है, खून में झाग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए पशु में ये आवाज़ आने लगती है। पशु का पेट फूलने लगता है, पशु बैठने में असमर्थ हो जाता है, पशु लेट जाता है, लेटने की वजह से पशु का पेट फूलता है और 18 से 24 घंटे के समय होने पर पशु की मृत्यु होना पक्का हो जाता है। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं के उपचार का वही तरीका है, झुंड से उस पशु को अलग कर लें, गौशाला से उस अपने जानवरों के साथ उस पशु को ना रखें, उस पशु का जूठा, चारा, पानी अन्य पशुओं को ना खाने दें। और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। आपके निकट जो भी संस्था, शासकीय संस्था है, अगर आप अपने पशु को चिकित्सा संस्था तक ले जाने में समर्थ हैं तो वहाँ ले जाके तुरंत इलाज कराएं। अगर पशु जाने की स्थिति में नहीं है तो डॉक्टर को, पशु चिकित्सक को अपने घर पर बुलाएं एवं इस बीमारी का इलाज प्रथम स्टेज में अगर करवा लें तो आपके पशु को ठीक होने के चांस पूरी तरह से रहते हैं। इसके उपचार के लिए किसान भाइयों, पशु को जहां पर सूजन है वहां पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा न लगने पाए और चीरा लगाने के बाद उस भाग पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से भी जीवाणु मर जाते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो आप कैसे करें अपने पशुओं का लंगड़ी बुखार से बचाव, आइए जानते हैं। पशुपाल को इस बीमारी का भी सबसे अच्छा तरीका है कि हम जून के महीने में पशुओं का टीकाकरण करा लें। अगर हम जून के महीने में पशु का टीकाकरण करा लेते हैं तो हम पूरी तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। टीकाकरण भी हमें अपने पूरे पशुओं का नहीं कराना है। जो हमारे गौशाला में 6 माह से लेकर 3 साल तक के बछड़ा एवं बछियाँ हैं, उनका हम टीकाकरण हर हाल में करवा लें तो आप इस बीमारियों से, अपने पशुओं से को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के किसान भाई खरीफ फसलों की बुआई करने में जुटे हैं, लेकिन इस फसलों में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं और यदि किसानों द्वारा समय रहते इन खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया गया तो फसलों की अच्छी बढ़वार नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही ये खरपतवार कीट रोगों को फैलाने में भी सहायक होते हैं। तो आप इन खरपतवारों की रोकथाम किस तरह से करें, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शीला बारला। खरपतवार प्रबंधन के वैसे तो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे कि निवारण करना, उन्मूलन एवं नियंत्रण। निवारण का मतलब हुआ कि उस जगह में, उस क्षेत्र में खरपतवार को आने ही नहीं देना, उसके बीज को आने ही नहीं देना। खरीफ फसल में समेकित खरपतवार प्रबंधन।
खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश, पोषक तत्व और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करके अधिकांश भाग का उपयोग कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप फसल कमजोर हो जाती है। और दूसरी तरफ यह खरपतवार फसल में रोग कीटों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज में मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। तो इसके लिए साफ बीजों का उपयोग करना जरूरी होता है, जिससे कि बीज के साथ में, फसल के बीज के साथ में जो खरपतवार के बीज ना उग पाए। साथ ही सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग करें या कंपोस्ट का प्रयोग करें। किसान भाई ध्यान दें कि अगर खरपतवार उग भी आए हैं तो फूल आने के पहले ही उनका नियंत्रण करें, क्योंकि फूल आने के बाद बीज भी आ जाते हैं और फिर उनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा जो उन्मूलन है, उसका अर्थ है उखाड़ फेंकना, लेकिन यह बहुत हद तक संभव नहीं हो पाता है किसानों के लिए। उपाय हैं जो कि हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि कृषि भूमि में जहाँ जहाँ हम खेती करते हैं वहाँ पर यांत्रिक विधि से या फिर रासायनिक विधि या फिर निकाय गुड़ाई करके भी हम नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर स्टेल विधि, जो ज़मीन में उनके बीज जमा हुए करके रहते हैं तो उनको पानी दिया जाता है, उनको पटवन करके उगने के लिए अवसर दिया जाता है। और जब खरपतवार के बीज अंकुर जाते हैं, उग जाते हैं, तो उनको जुताई करके या फिर रासायनिक दवा के द्वारा से उसका नाश कर दिया जाता है। तो ये उस जगह में 1 या 2 बार ऐसे करते हैं, जिससे कि जो खरपतवार के बीज होते हैं जो ज़मीन में, जो वीड सीड बैंक होता है, वो कम हो जाए और फसल जो वीड फ्री हो करके खरपतवार रहित फसल उपज सके। इस तरह का विधि अपना करके भी हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। खरीफ फसल में समेकित खरपतवार प्रबंधन। किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव को किसान रोकने के लिए कौन कौन से उपायों को किस प्रकार से अपनाएं, जिससे खरपतवारों की समस्या से निजात पाकर फसल से अधिक उत्पादन ले सके। रासायन विधि, मतलब हम रासायन कोई केमिकल का उपयोग करके नियंत्रण कर सकते हैं। हमें एक के साथ में दूसरी विधि को भी साथ में अपनाना चाहिए। इसे ही समेकित नियंत्रण बोला जाता है। मतलब एक विधि अपना रहे हैं, जैसे रसायन का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके साथ में हम निकाय गुड़ाई भी करें। पंक्ति से पंक्ति के बीच का जो खरपतवार है वो साफ हो जाता है, लेकिन पौधों से पौधों के बीच का जो खरपतवार है वो क्लियर नहीं होता है, साफ नहीं होता है। तो उस स्थिति में फिर से जब हम अगर रसायन का उपयोग करते हैं तो रसायन पूरी तरह से खरपतवार को खत्म कर देता है। तो इस तरह से 2 तरह का विधि को अपनाना चाहिए। 3 तरह से रसायन का उपयोग करते हैं। एक तो खेत तैयार करने के बाद में बुआई से पहले जो लगाया जाता है, जो खरपतवारनाशी दिया जाता है, जैसे फ्लूक्लोरालिन या बासलीन है, लेकिन ज़्यादातर लोग उपयोग करते हैं उसको प्री इमर्जेंस के रूप में उपयोग करते हैं। प्री इमर्जेंस दवा में है पेंडिमेथिलीन, प्रेटिलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, ये सब प्री इमर्जेंस दवा है। इस प्री इमर्जेंस का मतलब होता है कि बुआई करने के बाद लेकिन अंकुरन से पहले ये 2 कोशिश करते हैं कि 0 से 3 दिन के अंदर, मतलब पौधा बोया गया उसके 3 दिन के अंदर में दवा को उपयोग करें। ब्यूटाक्लोर है, पेंडिमेथिलीन है, प्रेटिलाक्लोर है, ये सभी दवा को हम बुआई के बाद डालते हैं और 3 दिन के अंदर में डालते हैं। उसी तरह से फिर एक दवा है जिसको पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं, यानी कि बुआई के बाद जब पौधे अंकुरित हो जाते हैं और खरपतवार भी बड़े हो जाते हैं, उस समय ये पोस्ट इमरजेंस वाला दवा डालते हैं। मैंने अंकुरन के बाद डालने वाली दवा है। इनमें है जैसे 2,4-D, लेकिन इसमें खरपतवारों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जो 2,4-D दवा है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारती है। हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कौन वाला फसल में कौन सा दवा को डालना है, क्योंकि ये जो खरपतवारनाशी है उसका उपयोग बहुत स्किल से करना चाहिए। यदि हम डोज की मात्रा ज़्यादा डाल दे रहे हैं उससे भी हमारे फसलों को नुकसान होता है। तो ध्यान देना चाहिए कि कब हमको कौन सा दवा डालना है और कौन सा फसल में कौन सा दवा डालना है। जैसे मक्का में अट्राजिन दवा है, इसको बुआई के बाद भी डाल सकते हैं, यानी अंकुरन से पहले प्री इमरजेंस भी डाल सकते हैं या पोस्ट इमरजेंस 15 दिन बुआई के बाद भी। ये मक्का के लिए बहुत कारगर है, जो जिसका डोज है 750 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर एक धान में बहुत अच्छा एक हर्बिसाइड है या खरपतवारनाशी है जिसका नाम है बिस्पेरिबेक सोडियम।
इसका भी बहुत थोड़ा मात्रा यानी कि 25 ग्राम प्रति एआई प्रति हेक्टेयर के दर से डालते हैं तो ये धान में और मड़ुआ में भी बहुत अच्छा काम करता है, ये देखा गया है। फिर उसके बाद अगर प्री इमरजेंस डाले हैं तो 25-30 दिन में फिर एक हैंड वीडिंग या हाथ से निकाई गोड़ाई कर लें या यांत्रिक विधि से या जैसे व्हील हो है उस सब का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण कर लें। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान देंगे तो इस तरह से आप अच्छे फसल का प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी उपज पा सकते हैं और ऐसा करने से आपको अच्छी आमदनी भी मिलेगी। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम मोहाना जिला बस्तर के किसान सुरेश पटेल ने। आप क्रॉयलर मुर्गी के पालन पर जानकारी चाहते हैं तो सुरेश पटेल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एकीकृत कृषि में हम, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मुर्गी पालन, बकरी पालन या भैंस पालन को हम इसमें एक इकाई के रूप में उसको ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, जिसको हम बैकयार्ड पोल्ट्री के नाम से जानते हैं, उसके लिए एक बहुत मशहूर नस्ल है जिसका नाम है क्रॉयलर। क्रॉयलर मुर्गे देखने में बिल्कुल देसी मुर्गों की तरह होते हैं। क्रॉयलर के नर मुर्गे 35 से 40 दिन में तैयार हो जाते हैं और देसी मुर्गे 80 से 90 दिन में मांस उत्पादन के लिए तैयार होते हैं। जहां तक अंडा उत्पादन की बात है तो देसी मुर्गी की तरह ही क्रॉयलर लगभग 5 माह बाद से अंडा उत्पादन करती हैं और इनका अंडा उत्पादन लगभग 220 तक है। क्रॉयलर अंडा का आकार देसी मुर्गी के अंडे के तुलना में बड़ा होता है। इस क्रॉयलर ब्रीड को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने 3-4 नस्लों को क्रॉस किया और इस क्रॉस करने के बाद में इस नस्ल के अंदर जो गुण सम्मिलित हुए, जिनका मुख्य रूप से प्रभाव देखेंगे आप इसके शरीर भार पर, इसकी शारीरिक वृद्धि पर तथा मांस की मात्रा पर। साथ ही अंडों के उत्पादन में की अगर हम बात करें तो अंडों का उत्पादन करीब करीब 220 से 230 अंडे इसके मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। क्योंकि इसकी अगर हम आर्थिक विश्लेषण की बात करें तो प्रति अंडा इसका गर्मी के दिनों में 10 रुपये और सर्दी में 30 से 35 रुपये तक का अंडा इसका बिकता है। अगर अंडा उत्पादन को देखते हुए क्रॉयलर मुर्गे की तुलना व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी से भी करें तो व्हाइट लेग हॉर्न का अंडा उत्पादन तो अधिक है, लेकिन इनके प्रबंधन पर खर्च आता है, जबकि क्रॉयलर के प्रबंधन पर खर्च कम आता है। इसी तरह मांस उत्पादन के लिए क्रॉयलर का पालन करते हैं तो इनमें ब्रायलर मुर्गियों की तुलना में बीमारियां कम लगती हैं, कम समय में अधिक वजन की हो जाती हैं, इनके मांस की डिमांड अधिक रहती है। रही बात इनके खान पान की तो व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी के लिए आपका जो खाने या रखरखाव का खर्चा है वो अधिक आएगा। इन मुर्गियों के रखरखाव या खान पान का खर्चा कम इसलिए आता है क्योंकि ये काफ़ी हद तक यानी 25 से 30% या 35% तक आप घर के बचे हुए खाने, बचे हुए अनाजों के अवशेष, फलों के अवशेष, सब्जियों के अवशेष भी आप इनको दे सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि खाने के ऊपर का अगर खर्चा हम बचाते हैं तो हमारी आमदनी और अधिक बढ़ती है। क्रॉयलर मुर्गियों के आहार प्रबंधन में लगने वाले खर्च को कम करने के लिए इनको खुली जगहों में भी छोड़ सकते हैं, जहां ये कीड़े मकोड़े, घास और सड़ी गली चीजों को खाकर आहार की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, या बिछाली पद्धति में बने बनाए आहार देकर इनके आहार की पूर्ति कर सकते हैं। आज बाजार में सभी तरह के तैयार किए गए आहार उपलब्ध हैं, या आप चाहें तो घर पर भी आहार तैयार कर सकते हैं। एकीकृत कृषि के लिए यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अगर आप कभी कोई एक यूनिट पक्षियों की यानी मुर्गियों की लाएं तो बैकयार्ड बर्ड जैसे प्रतापधन की मैंने बात की या निर्भीक की हमने बात की या मान लीजिए कड़कनाथ की बात करी, उसी तरह से आप क्रॉयलर नस्ल को भी आप रख सकते हैं, जो कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल विकसित की गई है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।